नमस्कार विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसके ऊपर, और उसमें भी थार का मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल हम पढ़ रहे थे। शुष्क मरुस्थल के बारे में जो बालू का स्तूप वाला पार्ट था वो हमने देख लिया था, और उसके बाद में कुछ अन्य शब्दावलियाँ थी, अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो एक शब्दावली का नाम सुना होगा आपने, भभूलिया। जानते हो भभूलिया क्या होता है? भभूलिया गर्मियों के समय धूल भरी जो आंधी आती है उसको भभूलिया कहते हैं। अलग एक प्रकार से भभूलिया चक्रवात होता है। क्या होता है? चक्रवात। चक्रवात का छोटा रूप क्या कहलाता है? भभूलिया। और जिसमें रेत वगैरह या मिट्टी वगैरह काफी मात्रा में रहती है, ध्यान रखना। मतलब उसमें बारिश वगैरह ऐसे नहीं होती। चक्रवात में सामान्य बारिश वगैरह भी होती है। देखिएगा, भभूलिया को भतुलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भतुलिया भी कहते हैं। कहते भूत है, भूत समझते हैं कि इसमें भूत रहता है। भतुलिया भी कहते हैं। लिखिएगा, ये चक्रवात का छोटा रूप होता है। यह चक्रवात का छोटा रूप होता है। साइक्लोन आते हैं ना, तो क्या होता है? ये छोटा रूप होता है। इसके केंद्र में निम्न वायु दाब होता है। निम्न वायु दाब होता है, केंद्र में होता है। कहाँ होता है? केंद्र में। जब भी तो बाहर की तरफ से हवा अंदर की तरफ आती है इसमें, ना, और ये गोल गोल घूमता है। और ज्यादातर ये बबूलिया कब देखने को मिलता है? गर्मियों के समय में। कब देखने को मिलता है? गर्मियों में। और गर्मियों में भी दोपहर के समय। लिखिएगा, यह गर्मियों के समय, गर्मियों में दोपहर के समय आता है ज्यादातर। कई कई बार तो इतना खतरनाक बबूले आता है कि छोटी मोटी अगर कोई झोपड़ी होती है ना, उसको उड़ा देता है वो। अब जब उड़ाएगा तो उसके छप्पर वप्पर जो भी है पूरे उड़ जाते हैं। अब कोई व्यक्ति बैठा है तो व्यक्ति को भी उड़ा सकते हैं, छोटा मोटा बच्चे को तो उड़ा ही देवे ये। और कई बार लुगाए हो गाँव में उड़ा दे उनको तो। नहीं, मैंने देखा है कई लुगाइयों को ऐसे उड़ते हुआ। तुमने देखा है ऐसा? जो रिस्की लेडी होती है ना कहीं, वो क्या बबुला से, हाँ ठीक है क्या करेगा, देखती हूँ मैं जाती हूँ। वो फेंक देता है उसको उठा के। हाँ। तो वो कोशिश करती है उनको बचाने की। अब कैसे भी करके, लेकिन ऐसा कांड हो जाता है। देख लिया। आपसे पूछा जाए नाड़ी क्या है? नाड़ी, नाड़ी। वैसे नाड़ी हाथों की भी होती है। नाड़ी लिखो। नाड़ी का मतलब एक प्रकार से पोखर होता है। क्या होता है? पोखर। लिखो इसके बारे में। इसमें वर्षा के जल को संचित किया जाता है। एकत्रित करते हैं ना वर्षा के जल को इसमें भी। और उस जल में जल संरक्षण किया जाता है इसमें। नाड़ी लिख लिया। एक लिखो टोबा। टोबा क्या है? बताओ, जो मारवाड़ क्षेत्र के हैं वो बताएंगे। टोबा है पानी रखने का मतलब। ठीक है, टोबा मतलब नाड़ी का, जो नाड़ी होती है, नाड़ी उसका बड़ा रूप क्या कहलाता है? टोबा। लिखिएगा, ये नाड़ी के समान होता है। नाड़ी के समान होता है, नाड़ी नहीं, नाड़ी। ये नाड़ी के समान होता है, लेकिन नाड़ी की तुलना में गहरा होता है। कैसा होता है ये?
ये भी नाड़ी की तरह ही होता है होने को तो, लेकिन गहरा होता है। गहरी नाड़ी को क्या कहते हैं? तौबा। अब देखो, इसको हम 3 जगह यूज ले सकते हैं मुख्य रूप से। पीने के पानी में यूज ले सकते हैं, ठीक है। जानवरों के लिए यूज ले सकते हैं इसको, और सीमित मात्रा में अगर सिंचाई भी करनी है, सीमित मात्रा में सिंचाई करने हेतु लिख लो ब्रैकेट में, पेयजल हेतु, पेयजल हेतु और सीमित मात्रा में सिंचाई हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। लिख लिया? इसी प्रकार एक जल संरक्षण की एक और विधि है जिसको हम बोलते हैं खड़ीन। क्या बोलते हैं? खड़ीन। इसके बारे में थोड़ा लिखा है अभी तक, देखो खड़ीन, देखिएगा। यह परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। कैसी है? परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। पंद्रहवीं शताब्दी के आसपास इस जल संरक्षण की विधि की शुरुआत हुई थी और जैसलमेर में हुई थी। कहां पर हुई थी? जैसलमेर में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको प्रचलन में कौन लेकर आए थे? पालीवाल ब्राह्मण। कौन लेकर आए थे? पालीवाल ब्राह्मण के द्वारा इसको लाया गया था। देखो, खड़ीन एक प्रकार का अस्थायी तालाब होता है। क्या होता है? एक प्रकार से अस्थायी तालाब। खड़ीन एक प्रकार से अस्थायी तालाब होता है। देखो, राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन जैसलमेर के उत्तरी भाग में देखने को मिलते हैं। तो उत्तरी जैसलमेर में देखने को मिलेंगे आपको ये खड़ीन। अब खड़ीन में क्या होता है, विद्यार्थी दो तरफ ऐसे दीवार बना देते हैं, पक्की दीवार है ना, लेकिन उसके बाद में भी उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहता है। तो उस जो पानी रिसता है उसको कहते हैं बेरी। क्या कहते हैं उसको? बेरी। एक प्रकार से सीर चलने लग जाती है जो वहां खोदते हैं ना, तो वो मतलब पानी जमीन में चल जाता है वहां पे, उसको कहते हैं बेरी। लिखो बेरी अगला। बेरी। अब एक तो कुआ होता है, एक कुई होती है। कुई होती है छोटा, कुआ तो बहुत चौड़ा होता है, कुई की चौड़ाई क्या होती है? थोड़ा तकड़ी होती है। अब आना सागर के पास एक तो कुई खोदो छोटी सी, तो उसमें पानी जल्दी आ जाएगा। और एक ऐसी जगह खोदो जिसके आसपास कोई झील, कोई तालाब कुछ भी नहीं है, तो उसमें काफी गहराई के बाद में पानी आता है। तो इसमें क्या होता है, नजदीक क्या होता है पानी क्यों आता है? क्योंकि इसकी सीर चलती है, अंदर ही अंदर पानी चलता है, ये नमी होती है अंदर ही अंदर उस पानी में, तो इस वजह से उसमें पानी आ जाता है। तो ये जो खड़ीन बनाते हैं, उन्हीं के पास में ही क्या बनाते हैं, ये बेरी बना देते हैं जिनमें पानी मिल जाता है, बहुत ही कम गहराई पे मिल जाता है। देखिएगा, खड़ीन के आसपास रिसने वाले जल को पुनः उपयोग में लेने के लिए जो कुएं बनाए जाते हैं, छोटे वाले है ना, जो छोटे कुएं बनाए जाते हैं, उसे बेरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बेरी। खड़ीन तो देख लिया आपने, खड़ीन क्या है? खड़ी एक है, खड़ीन के आसपास रिसने वाले जल के पुनः उपयोग के लिए बने कुएं को बेरी कहते हैं। कुआ
से थोड़ी छोटी होती है। जो कुआं होता है ना, तो उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, से कम होती है। ये सब जल संरक्षण की विधियां है। एक टांका या कुंडी, टाका या कुंडी, इसमें वर्षा जल का क्या किया जाता है? संग्रहण किया जाता है। लिखिएगा, इसमें भी वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। वर्षा जल को क्या करते हैं? इसमें एकत्रित करते हैं। कौन से क्षेत्र में? मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र में करते हैं, ध्यान रखना। और इस पानी को किसके काम में लेते हैं? पीने के काम में, पेयजल। मैंने तो इस मारवाड़ क्षेत्र में ही देखा है, और वास्तव में देखो आज तो काफी संसाधन हो गए पानी के। बाकी पहले पानी की बहुत ज्यादा व्यवस्था खराब थी मारवाड़ क्षेत्र में। कई कोस दूर जाने के बाद में पानी मिलता था। ऐसे क्षेत्र में भी लोग रहते थे उस समय, आज भी रहते हैं, लेकिन आज तो नहर वगैरह ऐसे काफी सारी चीजें आ गई, ध्यान रखना। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। कभी सोचो आप बिना पानी के कैसे रह सकते हो? आपके 5 दिन नल नहीं आए, 10 दिन नल नहीं आए, तो कैसी हालत हो जाती? पूरे घर वाले घबराने लग जाते, क्या करे क्या करे, मरे रहे मरे रहे मरे रहे। ऐसा नहीं होता? कई बार होता है ना। और जहां पर गर्मी भी बहुत कम पड़ रही है, अजमेर में तो अगर हम देखें उधर जैसलमेर बाड़मेर की तरफ कितनी खतरनाक गर्मी पड़ती, फलोदी देखो आप, भयंकर गर्मी पड़ती, वहां पर पानी और नहीं है। लो, अब क्या करे? वहां के लोग फिर वहां के लोग क्या हो जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं। ऐसे ऐसी कोई किसी प्रकार की आपदा आती तो वो डरते नहीं है। और अपने जैसे शहर में रहने वाले लोग 1-2 दिन पानी नहीं आता उसमें घबरा जाते हैं। हाँ। लिखो, कुई या बेरो। कुई, इसको बेरी बेरो बात एक ही, बेरो भी कर। कोई छोटी छोटी, बेरो थोड़ा बड़ा होता है। देखो, इसे तालाब के पास खोदा जाता है। कुई को कहाँ पे खोदते हैं ज्यादातर? तालाब के पास में खोदते हैं, ताकि उसमें पानी वानी कम गहराई पर ही आ जाता है। तालाब के पास खोदा जाता है। अब आना सागर का पानी आप पी सकते हो क्या? लेकिन इसके पास में कोई कुआं खोद दे आसपास में, तो पानी तो पीते हैं ना। लेकिन अजमेर में तो चक्कर ये पड़ता है कि अजमेर में पानी आता है खारा। अजमेर ये क्या जमीन में पानी खारा है, इसलिए थोड़ा वो आता है नींबू पानी वाला। ठीक है ना। तो वो नींबू पानी की वजह से, वो जमीन की वजह से होता है ये पानी खारा। जमीन में ही मतलब लवणीयता है। बाकी आना सागर का पानी तो मीठा है, वैसे गंदा है लेकिन वैसे मीठा है। तुम्हारे पुष्कर की तरफ जो आता है पानी, वो मीठा आता है खारा आता है बहन जी? पूरा मीठा। कुआं का पानी नहीं पीते हो आप लोग? मीठा ही होता है पूरा? इतना मीठा तो नहीं होता वो। बिशलपुर जैसा थोड़ी होता है जैसे। नहीं, घर घर पे अगर जैसे अगर नल आ रहा है ना, तो नल का थोड़ा अलग रहता है, ध्यान रखना। बोरिंग का हो सकता है, किसी किसी जगह बोरिंग का मीठा भी आ जाता हो। चल, लिख लिया आप लोगों ने? क्या लिखा है? लिखिएगा, इसमें तालाब के रिसाव से पानी आता है। कहाँ से आता है इसमें पानी? बाकी जैसलमेर बाड़मेर में कहाँ पानी है? जमीन में खोदोगे तो ऐसे कुएं में पानी आ जाएगा क्या? इसे तालाब से पानी आता है। इसकी गहराई कितनी होती है? 10 से 12 मीटर। कुएं की गहराई कितनी होती है? 10 से लेकर 12 मीटर तक। वो मिट्टी मिट्टी इतना गहराई में तो दोहरा ही होगा। देखो, अब क्या करते हैं, इसमें पानी सुरक्षित रहे तो इसलिए क्या करते हैं, इनको ढक के रखते हैं। देखो, इसे सुरक्षा के लिए ढक के रखते हैं, ढक के रखा जाता है। और ये पाई जाती है मुख्य रूप से बीकानेर और जैसलमेर में। कहाँ पर? बीकानेर और जैसलमेर में पाई जाती है।
अब आपको पता है टैबर तो कोई ढक्कन लगा रखा, हटा के फिर कूद जाते हैं अंदर। बट बच्चे बड़े शैतानी होते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है ऐसे मतलब उल्टे सीधे कांड करने में, लेकिन घर वालों को टेंशन दे जाते हैं वो। अभी कुछ समय पहले देखा होगा आपने, इधर दौसा वगैरह की तरफ कितने लोग उसमें बोरिंगों में घुर रहे थे। बोरिंग में कोई बच्चा डायरेक्ट जा रहा है। हाँ। तुम्हारा तालाब है या डिग्गी तालाब? कितना बड़ा है? आसपास लोगों ने अतिक्रमण कर लिया होगा, धीरे धीरे लोग बस गए होंगे वहां पे। हाँ, सुसाइड कर लेते थे जा जाके, है ना। हाँ, वो नशेड़ी वगैरह रहते हैं उधर, उधर के आ जाते होंगे वो। आना सागर में आए दिन कूदते हैं। एक बार क्या, कई बार मिली है। लाइट चालू करो। लिख लिया? आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों, बेजड़ क्या है? बेजड़, बेजड़ क्या होता है? बेजड़ इस क्षेत्र में जो मिश्रित खेती की जाती है ना, उसको बेजड़ कहते हैं। बेजड़ की रोटी भी खाई होगी। बेजड़ की रोटी नहीं खाते हो आप? सामान्यतः हम एक आटा, ऐसा आटा पिसवाते हैं, एक मतलब जैसे गेहूं, चना, जो और भी कोई छोटा मोटा और भी चीज मिक्स करके और उसका आटा बना के फिर रोटी खाते हैं, उसको बेजड़ की रोटी भी कहते हैं, ध्यान। और ये ऐसे खेती भी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बेजड़ कृषि कहते हैं। देखो, मिश्रित कृषि को बेजड़ कहा जाता है। कहाँ पर? मरुस्थलीय क्षेत्र में। और इसी प्रकार आपसे इसी शब्दावली से रिलेटेड पूछ ले तो बेजड़ा, बेजड़ा क्या है? ना ना, पागल है कि रोटी का बड़ा रू, बावड़े हो क्या बिल्कुल ही। ऑनलाइन वाले बच्चे सोचेंगे सर की ऑफलाइन वाले बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है, देख लो आप खुद। इस स्तर की आपकी पढ़ाई चल रही है। बेजड़ा बताओ, बेजड़ा किसे कहते हैं? करौली में जो पान की खेती की जाती है ना, उसको कहते हैं बेजड़ा। नोट, जबकि करौली में पान की खेती को बेजड़ा कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिश्रित खेती करते हैं उसको तो क्या कहते हैं? बेजड़। और करौली में जो पान की खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं? बेजड़ा। हो गया है तो, है ना। अब देखो, आपसे पूछा जाए रह क्या? रह या कलर? रह या कलर क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लिखिएगा। और देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र में खारी मृदा क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये तैतीस सागर का अवशेष अवशेष है। और सागर जो होता है वो कैसा होता है? खारा ही होता है, इसलिए। लिखिएगा। पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में तैतीस सागर के, पश्चिमी राजस्थान में तैतीस सागर के अवशेष होने के कारण, अवशेष होने के कारण पश्चिमी मरुस्थल किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लवणीय तत्व मिलते हैं। लवणीय तत्व मिलते हैं जिन्हें रह या कलर कहते हैं।
देखिएगा, ये लवणीय तत्व समय के साथ परिवर्तित होकर ये लवणीय तत्व समय के साथ परिवर्तित होकर समय के साथ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में दिखाई देते हैं। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट आपको पता है कि इस क्षेत्र में जो भूमि है, कुछ भूमि अम्लीय पाई जाती है तो कुछ कैसी पाई जाती है, क्षारीय पाई जाती है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लिख लिया, दिखाई देती है। देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट के कारण सोडियम कार्बोनेट के कारण इस भूमि की सतह इस भूमि की सतह सोडियम कार्बोनेट की वजह से इस भूमि की सतह अम्लीय कैसी दिखाई देती है, अम्लीय दिखाई देती है। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण क्षारीय दिखाई देती है, क्षारीय दिखाई देती है। कुल मिला के बात यह है कि रह या कलर क्या है कि जो पश्चिमी क्षेत्र में अम्लीय और क्षारीय जो भूमि है उसी को क्या कहते हैं, रह और कलर कहते हैं। ये एक प्रकार से मृदा है। क्या है ये, मृदा है। रह या कलर मृदा है, लवणीय मृदा को कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे यहां तक समझ में। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं उत्तर पश्चिम मरुस्थल। क्या पढ़ रहे हैं, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, यही पढ़ रहे हैं। इसको हमने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन कौन से हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। पहला कौन सा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा अर्ध शुष्क, जिसको हम बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। अब इस शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको हमने दो भागों में बांट लिया पुनः। कितने भागों में बांटा, दो भागों में। दो भाग कौन कौन से, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, है ना। और दूसरा कौन सा आएगा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर, ठीक है। अब हम हेडिंग क्या डालेंगे, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र या प्रदेश। लिख लिया लिखो,
इसके अंतर्गत जैसलमेर और बाड़मेर का चट्टानी भाग आता है। कौन सा आता है? मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर का चट्टानी भाग आता है। जैसलमेर और बाड़मेर का चट्टानी भाग आता है। ये मान लो आप पूरा एक प्रकार से ना। अब देखो मेरी बात सुनना। अब चारों तरफ क्या है? एक प्रकार से रेत के टीले टीले, लेकिन कई बार मरुस्थल में हमें ऐसे स्थान भी देखने को मिलते हैं जहाँ रेत के टीले बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। हम मरुस्थल का मतलब क्या समझते हैं? जहाँ रेत ही रेत हो, जहाँ बालू रेत ही बालू रेत हो। लेकिन कई जगह ऐसी भी मिलेगी जहाँ रेत नहीं है, वहाँ क्या है? चट्टाने हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहते हैं। लिख लिया? लिखो। इस क्षेत्र में टर्सियरी, इस क्षेत्र में टर्सियरी और प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन युग है नहीं, प्लिस्टोसिन काल की अवसादी चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है? अवसादी चट्टानें पाई जाती है। इसमें चूने की चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें? चूने की। चूना पत्थर खूब मिलता है इधर। चूने की चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती है। देखो, इन चट्टानों में यूरेसिक काल के, कौन से काल के? यूरेसिक काल की वनस्पति और जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। वनस्पति एवं जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। इसका एक उदाहरण दे सकते हैं हम आकलवुड फॉसिल पार्क को। जैसे आकलवुड फॉसिल पार्क, हमें जीवाश्म मिले ना वहां पे। देखिएगा, इसी प्रकार गुडामलानी, गुडामलानी क्षेत्र कहाँ है? बाड़मेर। इसी प्रकार गुडामलानी ब्रैकेट में बाड़मेर, गुडामलानी और बायतू, गुडामलानी और बायतू। बायतू पड़ता है विद्यार्थियों बालोतरा में। बायतू कहाँ पड़ेगा? बालोतरा में। और गुडामलानी कहाँ पड़ता है? बाड़मेर। अरे बहन जी, अलग से लिखनी थी लाइन। ऐसे लिखना था, गुडामलानी ब्रैकेट में बाड़मेर व बायतू ब्रैकेट में बालोतरा तथा जैसलमेर क्षेत्र में तेल व गैस के भंडार होना, तेल व गैस के भंडार होना टर्शियरी युग या काल की चट्टानों के उदाहरण हैं। तो भाई, इस क्षेत्र में अगर तेल के भंडार मिले हैं, गैस के भंडार मिले हैं, तो कौन सी युग की घटना बताई जा रही है उनको? टर्शियरी युग। लिख लिया?
टर्शियरी योग के उदाहरण है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिख लो। किसके? बालू का स्तूप मुक्त से रिलेटेड, या ऑल ओवर में भी आ सकते हैं, ये पूरा मरुस्थल क्षेत्र के बारे में हो सकता है। अन्य महत्वपूर्ण, ये दो कलर ही आते हैं सही। देखिएगा, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछा जाए उर्मी का क्या है? उर्मी का बताओ। देखो, जो बालू का स्तूप होते हैं ना, उनके ऊपर लहरदार छोटी छोटी जो परत पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उर्मी का कहते हैं। देखिएगा, और उर्मी का मतलब ऐसे लहरी होता है। उर्मी का मतलब भी क्या होता है? जैसे जलधर उर्मी लिखते हैं हम हिंदी में, जल उर्मी। देखिएगा, बालू का स्तूपों पर लहरदार छोटी छोटी परतें पाई जाती है, जिसे उर्मिका कहते हैं। जैसे माना कि ये पूरा एक बालू का स्तूप है, ये पूरा क्या है? एक बालू का स्तूप है। ये क्या पूरा बालू का स्तूप है। इस पे जो लहरदार ये स्थिति पाई जाती है ना, तो इस ऊपर की जो लहर है, इसको क्या कहते हैं हम? उर्मिका कहते हैं। नेरवा क्या? नेरवा, नेरवा क्या है? देखो, किसी झाड़ी के पीछे बालू का स्तूप जो बनता है, उसको क्या कहते हैं? नेरवा। देखिएगा, झाड़ियों के पीछे निर्मित बालू का स्तूप को नेरवा कहते हैं। देख लिया? अगली शब्दावली है, मैंने आपको एक शब्दावली वाले पीडीएफ भी तो भेजी थी ना, उतार लिया क्या उसको? अब गलती किसकी है? हिस्ट्री में थोड़ी भेजी थी, हिस्ट्री में भेजी थी क्या? अच्छा, कल्चर में भेजी थी। हाँ, तो उन शब्दावलियों को उतार लेना, क्या दिक्कत हो, तो काम आएगी कहीं भी। ज्योग्राफी में भी तो उसकी कुछ शब्दावली काम आएगी ना। हाँ, क्यों नहीं आ सकती? जैसे वहां खड़ीन नाम आया होगा, पलाया नाम आया होगा, खड़ीन को ही पलाया कहते हैं, रन टाट, नहीं आया ऐसा? पढ़ा तो पता लगेगा ना। हाँ, किससे? तुम पढ़ते नहीं हो, कहना नहीं मानते हो। एक बार कहना तो मानो आप, साल 6 महीने तक, हैं? फिर उसके बाद में नौकरी नौकरी है। बालासन क्या है बताओ आप तो। हाँ, नया तू बता, बालासन क्या? रश्मि बहन जी बताओ। वेरी गुड, क्या आंसर दिया है। छोटे बच्चों के द्वारा जो आसन किया जाता है, उसको बालासन कहते हैं। ये देखो, फिर भी आपने गलत आंसर दिया, हिंदी के अनुसार भी सही नहीं दिया। आसन जो करता है वो नहीं होता, जिस पर बैठता है उसको बालासन कह सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, अर्थ शब्द के हिसाब से आपने अर्थ सही निकाला है, लेकिन यह बालासन का मतलब अलग है। यहाँ बालासन का मतलब है कि जैसे दो दो ऐसे मतलब पर्वत है या दो पहाड़ियां हैं, उसके बीच में एक प्रकार से मरुस्थल है, और उस मरुस्थल में कभी कभी जो जल एकत्रित हो जाता है वर्षा का, उसको क्या कहते हैं? बालासन कहते हैं। तो इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। दो पहाड़ियों के बीच में जो मरुस्थल होता है,
वो तो, अरे मेरी बात सुन, जो पलाया जो खड़ीन जो होता है ना, वो तो दो दो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, दोहरे बोल सकते हो या बालू का स्तूप बोल सकते हो, उसके बीच का निम्न जो भूमि है और उसमें जो पानी एकत्रित होता है उसको पलाया बोलते हैं, या रन या टाट भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? रन, पलाया, टाट और खड़ीन। खड़ीन थोड़ा अलग हो जाता है, जैसलमेर में खड़ीन बनाते हैं अलग तरीके से। बालासन के बारे में लिखो, मरुस्थल का वह भाग जो, मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों ऑब्लिक चट्टानों से घिरा हुआ हो, जिसके मध्य में जल एकत्रित होने से, जिसके मध्य में जल एकत्रित होने से झील या बेसिन का निर्माण होता हो, उसे बालासन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बालासन कहते हैं। क्या लिखा आप लोगों ने? तो बहुत ही शॉर्ट कर दिया होगा, मुझे लग रहा विचार तुमने तुम्हारे हिसाब से लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा मरुस्थलीय क्षेत्र है जो चारों तरफ किसी चट्टानों से घिरा हुआ है, चारों तरफ पथरीला क्षेत्र है, और बीच में क्या है? कच्ची जमीन है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं, और उसमें पानी भर जाता है तो वो झील का रूप धारण कर लेता है, और उसको क्या नाम देते हैं? बालासन नाम देते हैं। देखिएगा, इस प्रकार ये कह सकते हैं ये वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झील है। देखिएगा, ये वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झील होती है। अब आपको पता है अरावली के आसपास भी मरुस्थल आ चुका है। तो ऐसे अरावली, ये तो नहीं कि बिल्कुल सीधी पट्टी है, कहीं कहीं से गैप भी है, उबड़ खाबड़ी भी फैली हुई है। तो बीच में जैसे चारों तरफ वो चट्टान आ गई, बीच में मरुस्थल आ गया, और उसमें जो पानी एकत्रित हो जाता है उसको क्या कहते हैं? बालासन कहते हैं। तो ये लिख लीजिए, ये अरावली क्षेत्र में देखने को मिलती है, या अरावली के नजदीक, ये लिख सकते हो आप। अरावली क्षेत्र में देखने को मिलती है, जैसे सिरोही और उदयपुर के आसपास। कहाँ पर? सिरोही। सिरोही में मुख्य रूप से, लेकिन कई बार उदयपुर के उधर आसपास भी मिल जाती है। हालांकि उधर मरुस्थल का विस्तार नहीं हुआ अभी। लिख लिया? हेडिंग डालो, लाठी सीरीज। लाठी सीरीज। लाठी सीरीज लिखिएगा। ये मोहनगढ़ से पोखरण तक फैली हुई है। कहाँ से? मोहनगढ़। मोहनगढ़ से पोखरण तक का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? मोहनगढ़ से पोखरण तक। और मोहनगढ़ और पोखरण दोनों कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? जैसलमेर में आते हैं। जिला पूछे तो जैसलमेर, और लोकेशन पूछे तो मोहनगढ़ टू पोखरण। देखिएगा, यह जुरेसिक, यह जुरेसिक काल की, जुरेसिक काल की अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अवसादी चट्टानों से निर्मित भूमिगत
ऐसा भूमिगत मीठे पानी की एक जलधारा है। कैसा पानी वहां पे? आपको पता है मरुस्थल में खारा पानी निकलता है। मीठे पानी की जलधारा है जिसे ही भूगर्भिक भूगर्भिक जल पट्टी भूगर्भिक जल पट्टी ब्रैकेट में लाठी श्रृंखला लाठी श्रृंखला ब्रैकेट में लाठी सीरीज कहा जाता है। लाठी सीरीज कहो, लाठी श्रृंखला कहो, भूगर्भिक जल पट्टी कहो, बात एक ही है। और कहां से कहां तक फैली हुई है? कई बार इसकी लंबाई पूछ ली। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? लंबाई लिखो इसकी, 80 किलोमीटर लंबी है ये। 80 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जिसमें मीठा पानी पाया जाता है, लेकिन अंदर, बाहर की तरफ नहीं है। तुम सोच रहे हो बाहर की तरफ कोई धारा बह रही हो, बाहर नहीं है, अंदर है, भूगर्भ के भीतर। लिख लिया? लंबाई लिख ली इसकी। लाठी सीरीज की लंबाई कितनी है? यानी कि मोहनगढ़ टू पोखरण की लंबाई कितनी है? 80 किलोमीटर। चौड़ाई भी पूछ ली जाती है कई बार, कितनी चौड़ी पट्टी है, तो लगभग 60 किलोमीटर चौड़ाई लिख लो इसकी। 60 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है। तो 60 किलोमीटर चौड़ी और 80 किलोमीटर लंबी लाठी सीरीज है। देखिएगा, वैसे तो इसको है ना जुरेसिक काल की माना जाता है। कब की माना जाता है? जुरेसिक काल की माना है। लेकिन जो काजरी के वैज्ञानिक है, काजरी एक संस्थान है जो कि मरुस्थल से संबंधित कार्य करती है, तो काजरी के वैज्ञानिकों ने इसे बताया मीसोजोइक मध्यजीवी महाकल्प की। देखिएगा, इसकी खोज 2007 में हुई। कब हुई? 2007 में काजरी 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 का फुल फॉर्म कौन बताएगा? सेंट्रल एरिडी जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और हेडक्वार्टर है इसका जोधपुर में। कहाँ पर है? आगे मैं पढ़ाऊंगा। ये कुछ संस्थाएं हैं जो मरुस्थल के रोकथाम से रिलेटेड जो काम करेगी ना, काजरी, आफरी, इन सब के बारे में पढ़ाऊंगा आगे। क्या लिखा बोलना? हाँ, खोज लिखो। इसकी खोज काजरी के द्वारा 2007 में की गई। किसके द्वारा की गई? काजरी के द्वारा सन 2007 में की गई। उनके अनुसार ये मीसोजोइक, कौन सा महाकल्प? मीसोजोइक ब्रैकेट में मध्यजीवी, मीसोजोइक ब्रैकेट में मध्यजीवी महाकल्प की चट्टानें हैं, की चट्टान है। अब देखो, काजरी के वैज्ञानिकों ने कहा कि कोई समय पहले यहाँ पर एक नदी बहती थी जिसका नाम है सरस्वती। तो ये सरस्वती नदी का ही क्या है? एक प्रकार से अवशेष है। देखिएगा, वैज्ञानिकों ने इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना। प्राचीन समय में एक नदी बहती थी, ऋग्वेद काल में सुना होगा आपने नाम। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख मिलता है? इसी सरस्वती का नाम मिलता है विद्यार्थियों। लिखिएगा, इस क्षेत्र में कई प्रकार की पौष्टिक घास भी पाई जाती है। इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? लाठी सीरीज जो क्षेत्र है ना, ये तो जमीन में तो पानी है,
लेकिन ऊपर की तरफ क्या पाई जाती है? घास पाई जाती है, जो कि बहुत ही पौष्टिक घास होती है, पौष्टिक घास पाई जाती है। इस क्षेत्र में कई प्रकार की पौष्टिक घास पाई जाती है, जैसे धामण। घास का प्रकार है करड़, तड़गम, तड़गम, तड़गम। तो करड़ भी लिख लो। धामण, करड़ और तड़गम क्या है? ये घास के प्रकार है विद्यार्थियों। करड़ी, केवण, करड़ी, केवण घास। कौन सी घास? केवण घास। केवण घास को रेखांकित कर लें। केवण घास को क्या कर लें? रेखांकित कर लें। कर लिया? लिखो। केवण घास को लिलोण घास के नाम से भी जाना जाता है। लिलोण घास के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है लिलोण घास? गांव के नहीं हो आप, सब शहर के हो। मैं बताता हूँ। अच्छा, गांव में घास नहीं देखा? नहीं, मैं बताता हूँ। मतलब जहां तक है, मेरा जो अनुमान है, लिलोण घास किससे कहते होंगे। कोई भी घास होती है, वो जब हरी अवस्था में होती है, उसी समय उसको काट लिया जाता है, और काट कर उसको एक जगह एकत्रित करके रख दिया जाता है। और फिर वापस गर्मियों में भी, जैसे माना कि ये तो बरसात के दिनों में होती है, अब सर्दियों में खिलानी हो या गर्मियों में खिलानी हो उस घास को, तो जब वापस निकालेंगे तो वो हरी की हरी घास निकलेगी वापस। एक जगह एकत्रित करके रखते हैं ना उसको, वापस निकालते वो हरी हरी निकलती है, जो कि जानवर उसको आराम से खाते हैं, स्वादिष्ट होती है वो। हाँ, सूखती नहीं है, उसको कहते हैं लिलोण। हमारे तरफ तो लिलोण उसको ही कहते हैं। हमारे तो जैसे बीहड़ वगैरह जो होते हैं ना, खेत वगैरह जो होते हैं जानवरों के लिए होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, उस घास को काट के एक जगह एकत्रित कर देते हैं, सर्दियों में और गर्मियों में फिर खिलाते हैं उसको। लगता है? हमारे उधर कहते हैं। तो ये लिलोण घास का प्रकार है एक प्रकार से, है ना। देख लिया, लिलोण घास के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपसे पूछा जाए, मैं सेवण घास को इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि इसको हमारा जो राज्य पक्षी है गोडाउन, वो खाता है मुख्य रूप से, इसलिए लिखाना जरूरी है इसको। सेवण घास लिख लिया आपने। लिलोण भी कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है, वो क्या है? देखो, वानस्पतिक नाम लसीयूरस। क्या नाम है? लसीयूरस सिडिकुस। सिडिकुस। तो आपसे पूछा जाए, लसीयूरस सिडिकुस कौन सी घास का वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है सेवण घास का? लिख लिया? लिखिएगा। सेवण घास को गोडावण पक्षी का प्रजनन क्षेत्र भी कहा जाता है। गोडाउन पक्षी का प्रजनन क्षेत्र भी कहा जाता है। गोडाउन पक्षी का क्या कहा जाता है? प्रजनन क्षेत्र भी कहा जाता है। यह आपको दिखाई दे रहा है गोडाउन पक्षी, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। सूख भी तो जाती है, तो लिलोण होगी ना सूखने के बाद में। अब हो सकता है सूख भी गई होगी। तो तर्क वितर्क करा लो फालतू। राजस्थान का राज्य पक्षी है। लिख लो, रेखांकित कर लो गोडाउन को। गोडाउन को रेखांकित कर लिया, और गोडाउन को रेखांकित करके लिखो, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। लिख लिया? चल बता अक्षित। गोडावण का वैज्ञानिक नाम बताओ। हाँ लिखो, वैज्ञानिक नाम लिखो। क्रायोटिस। क्रायोटिस। नाइग्रो या नाइग्री सेप्स? नाइग्री सेप्स। तो वैज्ञानिक नाम भी याद रखना। ग्रेट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, राजस्थान का राज्य पक्षी भी कहते हैं। सेवण घास को खाता है ये, सेवण घास इसके लिए काफ़ी पौष्टिक आहार के रूप में प्रयोग में लेता है इसको। देखो, इस गोडाउन पक्षी का प्रिय भोजन सेवण घास है, जो कि प्रोटीन युक्त होता है। लिख लिया? देखो, हम लाठी सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें रॉक फास्फेट भी पाया जाता है विद्यार्थियों, देखिएगा। लाठी सीरीज रॉक फास्फेट खनिज के लिए भी प्रसिद्ध है। रॉक फास्फेट खनिज के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला फैक्ट ये लिख सकते हैं आप इसके बारे में कि लाठी सीरीज को राजस्थान का ओएसिस या नखलिस्तान भी कहते हैं। लिखिएगा, लाठी सीरीज को थार का नखलिस्तान, नकली नहीं, नखलिस्तान, नखलिस्तान ब्रैकेट में ओएसिस कहा जाता है। कहा जाता है, ओएसिस कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में हरियाली रहती है इसलिए, है ना। क्योंकि इस क्षेत्र में हरियाली देखने को मिलती है। थार के मरुस्थल में कहाँ हरियाली है, और अचानक किसी क्षेत्र में हरियाली मिल जाती है तो उसको क्या बोलेंगे हम? थार का नकलिस्तान कहते हैं। लिख लिया? देखो, लाठी सीरीज रेगिस्तान में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। लाठी सीरीज रेगिस्तान में पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो आपसे पूछा जाए रेगिस्तान में पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा मिलता है? लाठी सीरीज मिलता है विद्यार्थियों। लाठी सीरीज में केवल इतना ही फैक्ट याद करने से कुछ नहीं होता। पोखरण टू मोहनगढ़ 80x60, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी और चीजें भी आपको पता होना चाहिए। ये घास के प्रकार भी पता होना चाहिए, कौन कौन सी इसमें घास पाई जाती है। और बाकी घास का नाम याद रहे कि नहीं रहे, लेकिन ये सेवण का नाम याद होना चाहिए। और धामण क्या है? धामण क्या है? धामण एक सांप भी होता है। धामण सांप का नाम नहीं सुना? एक येलो येलो टाइप का होता है ना, उसको धामण सांप कहते हैं। अब सांप देखे ही कहाँ जो। हाँ, कंचले आते होंगे। किसका? हाँ, टीला होता है ना उसमें।
नहीं, पानी में येलो भी होता है, पानी में कई प्रकार के सांप होते हैं, लेकिन कहते हैं पानी का जो सांप होता है वो काटता नहीं है, जहरीला नहीं होता, बताया ऐसा कहते हैं, बाकी होते हैं जहरीले, जहर तो होता ही है। हाँ, भरोसा नहीं करना चाहिए कभी उनका कि पानी का खाएगा नहीं। पानी में कई बार काला सांप भी देखा है मैंने। सबको पता है कि इस कुंड में, इस तालाब में सांप है, फिर भी नहाते हैं लोग बाग उस तालाब में जाके। आ गया ना उस दिन पता लगेगा। हैं? आपको पता है मगरमच्छ भी रहते हैं पानी में, और लोग बाग फिर भी उस नदी में कूद जाते हैं कई बार। हाँ, चंबल, चंबल में रहते हैं बिल्कुल। हम खुद नहा के आए हैं चंबल में ये लोग। एक बार ड्यूटी लगी थी उधर करौली के, उधर गए थे, तो लोगों ने कहा, साथ वालों ने कहा कि चलो घूमने चलते हैं। गए तो उधर घड़ियाल पड़े हैं ऐसे रेत में, और हम उधर चंबल में नहा रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, जब हम नहा रहे, किनारे पे नहा रहे हैं, हम अंदर नहीं नहा रहे, लेकिन वो किनारे पे भी तो आ सकता है, पीछे करने वाला तो वैसे भी कर सकता है, लेकिन फालतू ही मतलब जबरदस्ती रिस्क लेते हैं वहां पे। और कम से कम 200, 100 200 मीटर आगे घड़ियाल दिख रहे हैं बड़े बड़े, रेत में पड़े हैं बाहर की तरफ, और फिर भी लोग नहा रहे हैं वहां पे। या तो हो सकता है वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे उस समय, जब उनको भूख लगती होगी तभी करते होंगे शिकार। हाँ। क्या हुआ बहन जी? हाँ, रिस्क लेना जरूरी है। अब देखो, जो चांदन गांव है ना, चांदन गांव, वो इसी क्षेत्र में है। भाई उस ट्यूबवेल में पानी क्यों निकल रहा है? क्योंकि वहां पर भी तो पानी आ रहा होगा अंदर से कहीं न कहीं से, तो वो भी कहीं न कहीं ये सरस्वती नदी का ही क्षेत्र रहा होगा कभी न कभी, भूगर्भिक नदी है। लिखिएगा, इसी क्षेत्र में, लाठीसिरी क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र में चांदन गांव स्थित है। और वहां पे कौन सा नलकूप है? जहां पर चंदन नलकूप, जहां पर चंदन नलकूप बना हुआ है, जिसे क्या कहते हैं बताओ? हार का गड़ा कहते हैं। लिख लिया विद्यार्थियों? ये अभी तक हुआ नहीं है, पर आज हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा, तो आज की क्लास को हमें यहीं ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।